नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अगली क्लास हमारी है रासो साहित्य। हमारा चल रहा था, क्लास संख्या 35 होगी ये। ठीक है, आपको कोई भी नोट्स वगैरह मंगवाने हैं या कोई भी कोर्स खरीदना है ऐप से, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के, और 9929261623 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो। क्लास संख्या 35 है, देखिएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा हमीर रासो। 4th नंबर पर हमीर रासो लिखो। हमीर रासो क्या नाम है? हमीर रासो लिखते हैं। हमीर रासो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमीर रासो सारंगधर ने इसको लिखा था। तो इसके जो रचनाकार है, इसके हमीर रासो के रचनाकार का नाम क्या है? सारंगधर रहा है साथियों। क्या नाम रहा है? सारंगधर। इसके रचनाकार का नाम क्या है? सारंगधर है। और इसका जो रचना काल है, रचना काल क्या रहा है? विक्रम संवत। इसमें विक्रम संवत नहीं आएगा, ये ईस्वी में है। विक्रम संवत में भी लिख सकते हैं, अगर 57 उसमें ऐड कर दिया जाए ईस्वी में तो विक्रम संवत में आ जाता है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए 1357 ईस्वी। तो 1357 ईस्वी में जो है इसको लिखा गया या प्रकाशित हुआ, एक ही बात है। लिखो अब इसमें, यह रचना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूं अब। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे लिख लीजिए, प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगलम में मिले 8 कुंडलिनी छंदों के आधार पर, में मिले 8 कुंडलिनी कुंडलिनी छंदों के आधार पर इसके अस्तित्व की कल्पना की गई है। इसके अस्तित्व की कल्पना की गई है। मतलब उपलब्ध अभी वर्तमान में तो यह रचना जो है हमीर रासो प्रेजेंट तो अभी तो नहीं है, लेकिन प्राकृत पेंगलम में इसके 8 कुंडलीय छंद इसके मिले हैं और इसी आधार पर इसकी कल्पना कर दी गई है। तो एक काल्पनिक ग्रंथ भी हम लोग इसको कह सकते हैं साथियों। ठीक है, प्राकृत पेंगलम होता क्या है वो भी आप लिख लीजिए यहाँ पर। प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगलम, इसके जो संकलन करता है, संकलनकर्ता, प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता कौन थे? लक्ष्मीधर। क्या नाम था उनका? लक्ष्मीधर ने प्राकृत पेंगलम को संकलन किया। और इसमें क्या है? प्राकृत पेंगलम में क्या है? इसमें बब्बल, जज्जल और सारंगधर, सारंगधर, विद्याधर के पदों का संकलन है। जो प्राकृत पेंगलम एक जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत इसको संकलन करता कौन है? लक्ष्मीधर है। इसमें बब्बल, जज्जल, सारंगधर, विद्याधर, इन सभी के पदों का संकलन इसमें किया गया है। किसने? लक्ष्मीधर के द्वारा किया गया है साथियों। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे लिखिए, राहुल सांकृत्यायन इन पदों को, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन इन पदों को, राहुल सांकृत्यायन इन पदों को सारंगधर के पद न मानकर, सारंगधर के पद न मानकर किसके पद मानता है? जज्जल के पद मानता है। जज्जल के पद मानते हैं। जो राहुल सांकृत्यायन है वो सारंगधर के ये पद मानते ही नहीं है कि हमीर रासो सारंगधर ने नहीं लिखा, मतलब ये पद सारंगधर के नहीं है। ये किसके पद हैं? ये जज्जल के पद हैं। ऐसा मानने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है चीजें। ठीक है, आगे लिखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर, हमीर शब्द
अमीर का विकृत रूप है। इन्होंने कहा है कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, जो हमीर शब्द है अमीर का ही विकृत रूप है, तो अमीर होना चाहिए था, ऐसा ये कह देते हैं, एक विकृत रूप मानते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे लिखिए, हमीर अमीर का विकृत रूप है, विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर, जो किसी पात्र का नाम न होकर, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, न होकर एक विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। मतलब इनका मानना है कि जो हमीर जो शब्द है वो अमीर का एक विकृत रूप है और ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, ऐसा मानते हैं इसके अंतर्गत। तो हमीर रासो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे हमीर रासो में अधिकतर इसके रचनाकार का नाम ज्यादातर पूछा गया है, तो सारंगधर आपको ध्यान रखना है ना, सारंगधर ही ध्यान रखना भाई। इसमें क्या कथानक रहा है वो लिखिए अब लोग, कथानक, कथानक क्या रहा इसके अंतर्गत, इसका कथानक क्या है वो लिख लेते हैं। लिखो यहां पर, हमीर देव चौहान द्वारा, हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान द्वारा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह कहब्रू, मोहम्मद शाह कहब्रू को शरण देना। मतलब हमीर देव चौहान ने क्या दिया था, मोहम्मद शाह कहब्रू को क्या दिया था, शरण दिया था। ये इसमें कथानक है कि हमीर देव चौहान ने जो है मोहम्मद शाह कहब्रू को क्या दिया, शरण दिया था। तो हमीर देव चौहान का सबसे मूल कथानक यही है कि मोहम्मद शाह कहब्रू को इन्होंने शरण दी और उसके बारे में ही इसमें कथानक के रूप में कहा गया है। तो इसमें दूसरी बात आती है, दूसरा क्या है इसमें, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंबोर पर आक्रमण करना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंबोर पर, रणथंबोर पर आक्रमण करना। दूसरा कथानक इसके अंदर यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रणथंबोर पर आक्रमण किया, इसका भी इसमें परिचय दिया गया है, इसमें बताया गया है ये चीज कि रणथंबोर पर भी आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उस समय उसके वहां के राजा हमीर थे, ठीक है ना, वहां के राजा कौन थे, हमीर ही थे। तीसरी बात है, हमीर देव चौहान का वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए, हमीर देव चौहान का वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होना, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होना। तो तीन बातें जो है इसमें हमने देखी है कि यह सबसे मुख्य है कि हमीर देव चौहान जो ग्रंथ है उसमें सारंगधर ने क्या क्या बातें रखी। एक तो हमीर देव चौहान द्वारा मोहम्मद शाह बबरू को इन्होंने जो है कब्रू को इन्होंने शरण दी, ये भी इसमें बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया और हमीर देव चौहान जो है वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये तीन कथानक इसके अंतर्गत इंपोर्टेंस रखते हैं और ये सबसे इंपोर्टेंट बातें थी जो हमीर देव चौहान की हमने खत्म करी, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला आता है 5वें नंबर पर ग्रंथ, रासो साहित्य हमारा चल रहा है और 5वां ग्रंथ है विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। 5वां ग्रंथ कौन सा है, विजयपाल रासो। हमीर रासो हमने पढ़ लिया, अब विजयपाल रासो पर हम बात करेंगे। विजयपाल रासो के जो रचनाकार है, विजयपाल रासो के रचनाकार का नाम क्या है, विजयपाल रासो के नल सिंह, क्या नाम है, नल सिंह, ठीक है, और भाट जाति से थे। इसके बाद में इसका जो रचना काल है, इसका रचना काल अलग अलग है भाई, अलग अलग विद्वानों ने इसके रचना काल को अलग अलग माना है। तो यहां पर लिख लीजिए, मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका रचना काल, मिश्र बंधुओं के अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका जो रचना काल है वो कितना माना गया है, 1298 ईस्वी, 1298 ईस्वी माना गया है।
इसके बाद में बात करते हैं, दूसरे नंबर पर लिखिए आप, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, और यह सर्वमान्य भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचना काल 16वीं शताब्दी माना है और यह सर्वमान्य है डॉक्टर नगेंद्र का जो बताया हुआ है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका रचना काल जो है वो क्या है, 9वीं शताब्दी, सॉरी 16वीं शताब्दी, और यह सर्वमान्य भी है, इसका ध्यान रखना। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है 16वीं शताब्दी माना है और ये सर्वमान्य भी है। किसका रचना काल माना है? विजयपाल रासो का रचना काल माना गया। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। हाँ, ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हो, ध्यान तो रह जाएगा यार, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा ये याद। ठीक है, चलिए अब इसमें भी कथानक क्या है भैया देख लो। कथानक देखो, पहले वाले में जो कथानक थे वो 3 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए थे हमीर रासो में, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो है नल सिंह का है, और इसमें जो कथानक है वो आप लोग देख लीजिए। इसमें भी 2-3 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि मूल कथानक इसका है क्या। लिखे, विजयगढ़, विजयगढ़ के शासक विजयपाल, विजयगढ़ के शासक विजयपाल यानी कि करौली के, करौली एवं पंग देश के राजा मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। राजा के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। तो इसका मूल कथानक तो यह है कि विजयगढ़ के शासक थे विजयपाल, ठीक है, और एक पंग देश के राजा थे, उनके बीच में युद्ध हुआ, और उसका वर्णन जो है विजयपाल रासो में किया गया है नल सिंह भाट के द्वारा। ठीक है, और इस युद्ध में जो है विजयपाल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, यानी विजय हो जाती है, सॉरी, इस युद्ध में विजयपाल की विजय होती है। इस युद्ध में विजयपाल की विजय हो जाती है, मतलब विजयपाल इसमें जीत जाते हैं। तो ध्यान रख लेना, थोड़ा बहुत, ज्यादा कथानक इसमें नहीं है। और इसमें कुल छंद कितने हैं वो भी लिख लीजिए, कुल छंद, कुल छंद, और इसकी जो भाषा है वो कौन सी रही है वो भी हमें पता होना चाहिए। इसमें कुल छंद है 42, और इसकी जो भाषा है वो है अपभ्रंश। ठीक है, कुल छंद 42 है, और भाषा कौन सी इसमें यूज हुई है? अपभ्रंश भाषा हुई है, थोड़ा सा हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप जिसे हम लोग कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखिए छठे नंबर पर आता है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। अगला जो ग्रंथ है वो है, अगली जो रचना है वो है जयचंद प्रकाश, और इसके जो रचनाकार हैं, जयचंद प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो है साथियों भट्ट केदार। क्या नाम है? भट्ट केदार। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार का नाम क्या है? भट्ट केदार, डायरेक्ट पूछ लेते हैं इसको तो। और इसका जो रचना काल है, इसका जो रचना काल है साथियों वो है अज्ञात, इसका समय पता नहीं है, अज्ञात है भाई। ठीक है, आगे लिखो। भट्ट केदार का समय विक्रम संवत, भट्ट केदार का समय विक्रम संवत 1225 के आसपास माना जाता है, 1225 के आसपास माना जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, थोड़ी बहुत बातें, इसमें ज्यादा बातें नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत ही है। ठीक है ना, सबसे मेन तो ये ध्यान रखना कि जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की रचना है, और भट्ट केदार का समय ये नहीं पूछा जाता, ये छोटी मोटी चीजें, मतलब ये तो ऐसे ही है। ठीक है, आगे इसमें लिख लीजिए, 1-2 बातें और लिख लीजिए। कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है इसमें। कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है इसमें। कन्नौज के शासक थे जयचंद, उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। आगे लिखिए, यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है भाई साहब,
उपलब्ध नहीं है। तो आप तो इतना ही ध्यान रख लीजिएगा कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है, भट्ट केदार। बाकी और कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना। एक बात और लिख लीजिए, दयालदास दयालदास सिंगायच दयालदास सिंगायच द्वारा रचित सिंगायत द्वारा रचित राठौड़ारी ख्यात दयालदास सिंगायच द्वारा रचित राठौड़ारी ख्यात, ठीक है, ये ध्यान रखना, राठौड़ारी ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान रख लेना, राठौड़ारी ख्यात किसकी है, दयालदास सिंगायच की है। इसका उल्लेख यहां भी देखने को मिलता है भट्ट केदार की रचना जयचंद प्रकाश का। एक छोटी सी बात और है इसमें जो आपको ऐड कर लेनी चाहिए, लिखो, वर्तमान में यह राठौड़ारी ख्यात बीकानेर संग्रहालय में रखी हुई है, बीकानेर संग्रहालय में रखी हुई है, संग्रहालय में रखी हुई है। ये जो दयालदास सिंगायच है उन्होंने लिखी राठौड़ारी ख्यात वर्तमान में बीकानेर संग्रहालय में रखी हुई है साथियों। तो जयचंद प्रकाश के साथ साथ ऐसा तो नहीं हो सकता कि जयचंद जस चंद्रिका को हम नहीं पढ़े, तो उसके साथ साथ इसको भी लिख लेते हैं साथ में, है ना। जयचंद जस चंद्रिका अगली रचना है हमारी, यहां पर 7वें नंबर पर लिखिए, जय मयंक जस चंद्रिका। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जयचंद प्रकाश के साथ साथ हम जय मयंक जस चंद्रिका को नहीं पढ़े, नहीं हो सकता नहीं ऐसा। तो जय मयंक जस चंद्रिका को भी जरूर पढ़ना है हम लोगों को। इसका जो रचनाकाल है, इसका जो रचनाकार, पहले रचनाकार लिखो, इसका जो रचनाकार है कौन है, इसके जो रचनाकार है वो है मधुकर भट्ट, ठीक है। और इसके बाद में इसका रचनाकाल, इसके बाद में इसका जो रचनाकाल है वो 1186 ईस्वी, इसका तो भाई फिक्स है, ठीक है ना, उसका तो अज्ञात है। तो जय मयंक जस चंद्रिका का जो रचनाकार है वो मधुकर भट्ट है, कभी कभी आ जाता है, याद रख सकते हो आप, मयंक से मधुकर भट्ट याद रख, जयचंद प्रकाश से तो हम लोग ध्यान इतना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसको भी ट्रिक बता देता हूँ, इसको भी याद करने की ट्रिक यही है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, यानी कि जब से याद हो जाएगा, जब जयचंद प्रकाश जब, यानी कि भट्ट केदार, और जय मयंक जस चंद्रिका का तो आपको पता हो जाएगा, मधुकर भट्ट इसके तो याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। इसका रचनाकाल 1186 ईस्वी है, और इसमें थोड़ी सी बातें हैं जिनको आपको लिख लेनी चाहिए, ज्यादा बातें इसमें नहीं है। कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है, जयचंद की वीरता का वर्णन है। कन्नौज के शासक थे जयचंद, उनकी वीरता का वर्णन इसमें जय मयंक जस चंद्रिका में किया गया है। एक बात और लिख लीजिए, यह रचना अभी जो है उपलब्ध नहीं है, अभी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय तो इसका पता है 1186 में रचनाकाल इसका रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में यह रचना जो है उपलब्ध नहीं है। आगे लिख लीजिए, इसका उल्लेख जो है साथियों दयालदास सिंगायच द्वारा रचित राठौड़ारी ख्यात में किया है, द्वारा रचित राठौड़ारी ख्यात में किया है, ये बात है भाई साहब, ठीक है। उसका उल्लेख भी इन्होंने किया राठौड़ारी ख्यात में, और इसका उल्लेख भी यही कर रहे हैं, ठीक है। तो जय मयंक जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश, ठीक है, दोनों ही रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जय मयंक जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश, दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। दोनों रचनाओं के रचनाकार के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसकी रचना है। तो जय मयंक जस चंद्रिका में तो आप सबको ध्यान रह जाएगा मधुकर कवि, मयंक से मधुकर कवि, म से ध्यान रह जाएगा मधुकर कवि, और जो जयचंद प्रकाश है उसका ध्यान रखना पड़ेगा भट्ट केदार,
ये ध्यान रखना भैया ना, भट्ट केदार। तो मेरे हिसाब से हो गया। और अगली रचना हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो। अगली रचना कौन सी होगी? पृथ्वीराज रासो होगी, जो क्लास संख्या हम लोग 36 में पढ़ेंगे। ये तो आपने देख लिया होगा पूरा का पूरा, कोई समस्या इसमें नहीं है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी समस्या इसमें नजर नहीं आ रही आप। तो इनके तो थोड़े बहुत याद रख लेना। रचनाकार का नाम, रचनाकाल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें किसका वर्णन है ये इतना सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अगली रचना हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रासो साहित्य के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।